नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम सिलेबस निकाले हुए हैं बीपीओ का। आज हम बीपीओ की फर्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास से शुरू होने वाला है। तो हम क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी मित्रों को सिलेबस दिखाना चाह रहा था कि पहले मैं सिलेबस दिखा दूं, फिर मैं बताऊं कि कहाँ से क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, बीपीओ के अंदर सीधी बात है कि बीपीओ के अंदर पंचायत जो स्पेशल सिलेबस है वो 65 नंबर का है। कंप्यूटर यूपीजी के 20 नंबर का है और कंप्यूटर 15 नंबर का। टोटल 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटा 2 हावर पे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। हम अभी पंचायती राज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो पंचायत वाला सिलेबस है आपका है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाग 1 जो है पंचायत वाला। देखिए, इसमें लगभग 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक है और उसका अंक निर्धारित है 6 टॉपिक का। ठीक है, अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, यह पहला टॉपिक है। ठीक है, तो हम आज यहीं से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक बार मैं सिलेबस सबको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू तो करेंगे ही हम, लेकिन सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और ज्यादा ज्यादा लाइक करें। और अगर आप जो हम पढ़ाएंगे उसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम आपको एक टेलीग्राम आईडी देंगे। वहां पे आप मैसेज करेंगे तो आप वहां से जाके पेड पीडीएफ ले सकते हैं इसका। ठीक है, जो कि नॉमिनल फीस पे होगा, बहुत ही कम फीस पे उसका पीडीएफ आप उस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होके ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से जाके कांटेक्ट करके फिर उसके बाद आप टेलीग्राम प्राइवेट जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हैं। वहां से आपको प्रतिदिन जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ वहां पे डाल दिया जाएगा। सारे सिलेबस का पीडीएफ वहां पे डाला जाएगा। अब फिर बाद में एडिशनल ग्रुप में उसमें जब पीडीएफ जो डाल दिया जाएगा, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा पंचायती राज का, तो हम यूपीजीके का नोट्स वहां पे डालेंगे और कंप्यूटर के नोट्स डालेंगे। और साथ में हम लगभग हम वादा कर रहे हैं आपको मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो बीपीओ के डालेंगे ही डालेंगे। और अगर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 20 मॉक टेस्ट डाले जाएं उसी फीस में, जो फीस निर्धारित की जाएगी, और फीस बहुत नॉमिनल होगी, वो आप वहां पे कांटेक्ट करके जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। ठीक है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का आएगा। फिर आपका देखिए तीसरा टॉपिक है पंचायतों के वित्तीय स्रोत तथा कार्य एवं योजना। 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। फिर देखिए चौथा क्या है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। 5 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आएगा। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समकक्ष में। मैं योजनाएं भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं है ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की भूमिका। 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रामीण विकास का सिलेबस। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देख रहे होंगे आपको कि ये वाली जो पीडीएफ है इसी से हम आपको पढ़ाएंगे और हम हैंड रिटन लिख के पढ़ाएंगे। और पीडीएफ, और इस पीडीएफ को आप हमारे पेड ग्रुप में जाके ले भी सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और हम उस पेड ग्रुप में आपको बता चुका हूँ मैं कि क्या क्या हम देंगे। सारे सिलेबस को देंगे, हम जो भी पढ़ाएंगे उसको हम डालेंगे वहां पे, वो तो देंगे ही देंगे। साथ में हम 10 टेस्ट मिनिमम डालेंगे वहां पे, और मैक्सिमम 20 भी कर सकते हैं उसी फीस के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो पहला टॉपिक आपका है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो पहला आपका टॉपिक शुरू हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। तो हम इस टॉपिक को लगभग 2 से 3 क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की पहला क्लास है इसकी। तो चलिए पहली क्लास इसकी पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास जानने से पहले आपको जानना होगा कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो स्थानीय स्वशासन यही होता है कि जैसे एक ग्राम सभा होता है, जैसे मान लीजिए ग्राम सभा है। ग्राम सभा के अंदर बहुत लोग हैं, मतलब सब लोग हैं, मतलब लगभग 100 लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं। तो इनके मतलब कि ग्राम सभा को मिला के इन्हीं में से कोई एक बंदा उठेगा और इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन लड़ेगा और ये लोग वोट करके इसको जिताएंगे। ठीक है, और जो जीतेगा मान ली तो ये ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा, और जो ग्राम पंचायत होगी वो इस ग्राम सभा के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो यही होता है स्थानीय स्वशासन, मतलब लोकल लेवल पे काम करना, लोकल लोगों के लिए काम करना। आप देखिए जो प्रधान होता है, जैसे ग्राम सभा का स्वशासन को उदाहरण देख लीजिए, प्रधान होता है। प्रधान आप इजीली मिल लेते हैं ना, सांसद विधायक से मिलने के लिए आपको लाइन लगाना पड़ सकता है, लेकिन प्रधान को आप इजीली अटैच कर लेते हैं क्योंकि वो एकदम आपके क्लोजेस्ट है, उसके लिए स्थानीय तौर पे आपकी समस्याओं का समाधान करता है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन का डिफिनेशन क्या है, तो देख लेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं कि ऐसे वयस्क व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम हो और वो उस स्थान के मूल निवासी कहे जाएंगे, ये इन्हीं जिसका मतदाता सूची में नाम हो वो मूल निवासी कहे जाएंगे। अब क्या, इन्हीं निवासियों के द्वारा अपने किसी विशेष के शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है तो स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अभी देखो हम समझाएं आपको कि देखिए गांव है, गांव के अंदर जो होंगे वो मतदाता सूची में
नाम होगा तो वो मूल निवासी होंगे, और वही मूल निवासी अपने में से ही किसी को एक को इलेक्ट करेंगे हमारे अपने गांव के काम करने के लिए, तो यही स्थानीय स्वशासन है। अब देखिए इतिहास के बारे में देख लेते हैं। इतिहास हम शुरू करते हैं स्थानीय स्वशासन के इतिहास के बारे में। तो स्थानीय स्वशासन का विकास प्राचीन समय से माना जाता है, ठीक है। इसका विकास कब से माना जाता है? प्राचीन समय से माना जाता है। अब देखते हैं मौर्य काल में अपने अस्तित्व में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है कि स्वशासन अपने अस्तित्व में कब आया? तो देखिए इतिहास में तो बहुत पुराने समय से है, लेकिन अपने मतलब मुख्य मतलब कि अस्तित्व में, जिसमें अस्तित्व में आया मतलब कि उसका एक क्रम बन गया, वो मौर्य काल में आया। तो किसमें आया? मौर्य काल में अपने अस्तित्व में आया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि किस काल में स्थानीय स्वशासन अपने अस्तित्व में आया? तो मौर्य काल में आया, ठीक है। अब देख लेते हैं देखिए थर्ड लाइन आपकी है, ये स्थानीय स्वशासन का सर्वोत्तम उदाहरण चोल काल से प्राप्त होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं आपसे ना कि सर्वोत्तम उदाहरण कहां से प्राप्त होता है? तो चोल काल से प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम इतिहास को, जो स्थानीय स्वशासन का इतिहास है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो निम्न 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए एक महाकाव्य काल में स्थानीय स्वशासन, महाकाव्य कौन कौन से हुए ना? महाभारत है और रामायण है, ठीक है। महाकाव्य काल में स्थानीय स्वशासन, दूसरा होगा प्राचीन काल में, और तीसरा होगा आपका आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन। अब ये प्राचीन वाले में ही प्राचीन और मध्यकालीन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आधुनिक काल में क्या होगा? एक स्वतंत्रता से पूर्व स्थानीय स्वशासन होगा, इतिहास होगा, और एक स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन का इतिहास होगा, जिसमें आपकी जो समितियां आएंगी, बलवंत राव मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, पीवी थुंगन समिति, बहुत सारे, साजिद अली समिति, बहुत सारी समितियां हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम शुरू करते हैं। अब देखिए हम पहले वाले शुरू करेंगे कि महाकाव्य काल में स्थानीय स्वशासन का इतिहास। तो पहला हम शुरू कर रहे हैं, इसमें से 3 है, तीनों में से पहला शुरू कर रहे हैं। तो इन दोनों कालों में स्थानीय स्वशासन 2 भागों में संचालित थे। तो देखिए दोनों काल जो थे, जो दोनों कालों में स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में संचालित किया गया, ठीक है। देखिए महाभारत और रामायण दोनों में 2 भागों में संचालित किया गया, जैसे एक पूर्व होता था और दूसरा क्या था? जनपद, ठीक है। अब देखिए पूर्व में प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? देखिए पूर्व में कौन कौन से अधिकारी प्रमुख थे? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पूर्व में पहला अधिकारी कौन होता था? पुरोहित। पुरोहित क्या करता था? धार्मिक अनुष्ठान करने वाला। दूसरा सभापति, पंचायत का अध्यक्ष होता था। सभापति कौन होता था? पंचायत का अध्यक्ष होता था। तीसरा क्या है? देखिए तीसरा क्या है आपका? ग्राम भोजन। ग्राम भोजन, ये महाभारत और रामायण काल की बात हो रही है, हाँ। तो ग्राम प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजन। तो अभी पूछ सकता है ना कि रामायण या महाभारत काल में ग्राम भोजन एक अधिकारी होता था, उसका क्या कार्य था? तो बताएंगे कि ग्राम प्रशासन का ये प्रमुख व्यक्ति होता था, ठीक है। अब देखिए ग्रामिक या ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। देखिए ग्रामिक या ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि स्थानीय स्वशासन का साक्ष्य महाकाव्य काल में कहां मिलता है? तो देखिए स्थानीय स्वशासन का साक्ष्य महाकाव्य काल में आपको मिलता है महाभारत के पर्व नंबर 18 में, जिसे क्या कहते हैं? शांति पर्व कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, आप इसको याद करेंगे जरूर, ठीक है। तो कहां मिलता है? महाभारत के 18वें पर्व में, जिसका नाम शांति पर्व है, उसमें मिलता है स्थानीय स्वशासन का साक्ष्य महाकाव्य काल में, ठीक है। अब देखिए अधिकारी कौन कौन से होते थे इसमें? देखिए अधिकारी कौन कौन से होते थे? देखिए अब अधिकारियों में एक तो ग्रामीणी होता था, महाकाव्य काल की बात हो रही है ये। तो देखिए सबसे नीचे कौन होता था? ग्रामीणी कहाँ होता था? ग्राम स्तर पे। एक दशप होता था, दशप मतलब 10 गांव का समूह जो होता था उसको दशप कहा जाता था। विषय अधिपति क्या होता था? 20 गांव का समूह, ठीक है। शतग्राम अध्यक्ष 100 ग्रामों का समूह, और शतग्राम पति 1000 ग्रामों का समूह होता था, ठीक है। तो ये अधिकारियों का क्रम था, ठीक है, कि कितने कितने गांव का समूह और कौन कौन से वो थे। देखिए ग्रामीणी ग्राम स्तर पे, दशप मतलब 10 गांव का, विषय अधिपति मतलब 20 गांव का समूह होता था, अधिकारी होता था। शतग्राम अध्यक्ष मतलब 100 ग्रामों का समूह का अध्यक्ष होता था, और शतग्रामपति मतलब 1000 ग्रामों का समूह का अध्यक्ष, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो महाकाव्य काल का हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या था कि प्राचीन काल में, ठीक है। तो अब प्राचीन काल में हम देखेंगे कि अब महाकाव्य काल तो हो गया, ठीक है। अब प्राचीन काल में देखेंगे तो देखिए प्राचीन काल में संस्कृत ग्रंथों में कहाँ वर्णन है? देखिए संस्कृत ग्रंथों में पंचायत शब्द का उल्लेख है, ठीक है। किस शब्द का उल्लेख है? पंचायत शब्द का उल्लेख है। पंचायत शब्द का उल्लेख है मतलब पंचायत मीन्स 5 श्रेष्ठ लोगों का समूह, हाँ। इसे पंच परमेश्वर भी कहते थे, ठीक है। पंच परमेश्वर भी कहा जाता था, ठीक है। अब देखते हैं वैदिक काल में देखते हैं, ठीक है। वैदिक काल में स्थानीय सुशासन। तो देखिए वैदिक काल में स्थानीय सुशासन क्या है? तो स्थानीय सुशासन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको देखना है ऋग वैदिक काल में मिलता है, ठीक है, स्थानीय सुशासन का उल्लेख। अब देखिए स्थानीय सुशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? अब देखिए ऋग वैदिक काल में, वैदिक काल में स्थानीय सुशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो क्या थी? परिवार या कुल थी, ठीक है।
कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई थी ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, अब वैदिक काल में 3 प्रकार के स्थानीय संस्थाएं या इकाइयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 3 प्रकार की संस्थाएं थी वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन पे। तो कौन कौन सी संस्था थी? देखिए, तीनों का नाम है आपका सभा, समिति और विदथ। ठीक है, 3 समितियां थी वैदिक काल में जो कि स्थानीय लोकल लेवल पर काम करती थी। ठीक है, लोगों के लिए। अब देखिए सभा क्या था। देखिए अब देखिए, अभी हम सभा और समिति और विदत के बारे में बहुत डीप से पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं पहले। देखिए सभा का कार्य क्या था? सभा का कार्य था न्याय करने की संस्था थी। और समिति का कार्य क्या था? विधायिका की तरह काम करती थी। जैसे इस समय लेजिस्लेटिव है ना, संसद है या विधानसभा है, उस तरह का काम करती थी, मतलब कानून बनाने का काम समिति करती थी। और विदत क्या थी? विदत एक कार्यपालिका थी, मतलब कि जो ये कानून बनाती थी समिति, उसका वो इम्प्लीमेंटेशन कौन करता था? विदत करती थी। ठीक है, विधियों को लागू करने की संस्था थी। ठीक है, अब देख लें कि वैदिक काल में संरचना क्या थी। देख रहे हैं वैदिक काल में संरचना क्या थी। देखिए अब देखिए, नीचे से ऊपर ये संरचना है, मतलब सबसे छोटी इकाई क्या थी? अभी बताया था ना आपको कि सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल थी। तो कुल का अध्यक्ष क्या होता था? कुलक। और उसके ऊपर क्या होती थी? ग्राम। मतलब जब कई परिवार मिलते थे या कई कुल मिलते थे तो एक गांव का निर्माण होता था, ग्राम। तो ग्राम का अधिकारी कौन होता था? ग्रामीणी। उसके ऊपर होती थी बिस का अधिकारी कौन होता था? बिस्पति। और उसके ऊपर होता था जन। जैसे इस समय राज्य है ना, उस समय उसको जन कहते थे। जन का अधिकारी कौन होता था? गोप या राजन। और सबसे ऊपर क्या होता था? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता था? राजा। तो आपको इसको याद करना है, क्योंकि देखिए ये पूछ सकता है कि वैदिक, अभी देखिए आर पेपर हुआ था, वहां पे पूछा था कि गुप्त काल में क्रम क्या था। ठीक है, तो पूछ सकता है। अब देखिए इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसमें तो डेफिनेटली पूछेगा। अब ये 10 नंबर का कम से कम इतिहास ही आएगा, तो इसमें पूछने बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसको याद करेंगे। तो सबसे छोटा क्या होता था? कुलक, मतलब कुल परिवार। ठीक है, वैदिक काल में। उसके ऊपर क्या होता था? ग्राम। उसके ऊपर क्या होता था? बीस। उसके ऊपर जन, उसके ऊपर राष्ट्र। अब इसके अधिकारी भी आपको लिखे हुए सामने कि कुल का कुलक, ग्राम का ग्रामीणी, बीस का विषयपति, जन का गोप या राजन और राष्ट्र का राजा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम सभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभा अभी आप सभी लोगों को, सभी मित्रों को बोले थे हम कि सभा, समिति, विदत, उसके बारे में तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि सभा क्या थी। तो सभा थी आपकी, सभा की थी न्याय करने वाली संस्था। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सभा के बारे में हम रीड करते हैं। ठीक है, अब सभा के बारे में हम देखेंगे क्या थी। देखिए सभा थी ना। अब देखिए इसका सदस्य श्रेष्ठ कुलीन वृद्ध जनों की एक सभा थी। मतलब सभा क्या थी? इसमें श्रेष्ठ लोग, मतलब श्रेष्ठ मतलब राजा, या मतलब कि कुछ उच्च वर्ग के लोग, या कुलीन मतलब उच्च वर्ग के लोग, या वृद्ध जनों को इसमें शामिल किया जाता था। उसकी एक सभा बनाई जाती थी। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ये बताइए कि वैदिक काल में सभा में महिलाएं सभा में शामिल होती थी कि नहीं होती थी? तो आपको बताना होगा कि होती थी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में महिलाएं, ऋग वैदिक काल में महिलाएं सभा में शामिल नहीं होती थी। तो आपको इसको गलत करना पड़ेगा। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है कि महिलाओं और पुरुष दोनों शामिल होते थे सभा में। महिलाओं को सभावती और पुरुषों को सभ्य कहा जाता था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं को क्या कहा जाता था? सभावती। और पुरुषों को क्या कहा जाता था? सभ्य कहा जाता था, सभ्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समिति के बारे में देखते हैं कि समिति क्या है। अब सभा तो पढ़ चुके हैं, अब हम समिति के बारे में देखेंगे कि समिति क्या है। तो समिति में देखिए, अब समिति क्या है? समिति में सदस्य कौन से होते थे? देखिए अभी सभा में आपको बता चुके हैं कि सभा में कुलीन लोग या जो राजा टाइप के जो ऊपर वाले उच्च अधिकारी लोग या वृद्ध जनों को रखा जाता था न्याय करने के लिए। अब समिति क्या थी? समिति में आम जनता होती थी, आम जनता शामिल होती थी। ठीक है, इसका कार्य क्या था? कार्य था आपका, देखिए कार्य का राजा का चुनाव करना। देखिए वैदिक काल में आपको सभी को पता होगा कि राजा का चुनाव होता था। तो इसका कार्य था राजा का चुनाव करना तथा उस पर अंकुश लगाना। जैसे राजा अगर मनमानी कर रहा है तो उस पर अंकुश भी लगाती थी ये समिति। ठीक है, और उसका मतलब कि उसको आपदस्थ भी कर सकती थी ये समिति। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि राजा को उस समय चुना जाता था और समिति चाहे तो उसको आपदस्थ भी कर सकती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता था? देखिए समिति का अध्यक्ष कौन होता था? तो समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ सकता है कि ऋग वैदिक कालीन समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो आप बताएंगे, दे देगा ऑप्शन में, तो आप ईशान वाले ऑप्शन को लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अथर्ववेद में क्या कहा गया। अथर्ववेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो देखिए आप इतिहास में पढ़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस वेद में सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए जो समिति है, समिति में महिलाएं शामिल थी कि नहीं थी? तो देखिए लिखा हुआ है इसमें कि समिति में भी महिलाएं शामिल थी और सभा में शामिल थी कि नहीं थी? सभा में भी शामिल थी। अब देखिए इसकी तीसरी जो संस्था थी, जो ऋग वैदिक काल में जो 3 संस्था बताए थे ना, कि सभा, समिति और तीसरी क्या थी? विदत। विदत क्या है? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सवाल यह है कि विदत एक सबसे प्राचीन संस्था है, सबसे प्राचीन संस्था है ये ऋग वैदिक काल की। ठीक है, सबसे प्राचीन संस्था क्या है? विदत है।
इसका कार्य क्या था? सैन्य लूटपाट का बंटवारा करने वाली इकाई थी। जैसे सैन्य लूटपाट हुआ तो ये बंटवारा करती थी कि कितना राजा रखेगा, कितना जनता रखेगी, या कितना सैन्य कार्यों के लिए रखा जाएगा, तो बिरथ इसका बंटवारा करती थी। एक तरह से कार्यपाल की संस्था भी थी ये, आपको बताया था पहले भी हम, ठीक है। ये तो हो गया आपका वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन का इतिहास। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, तो वैदिक काल के बाद क्या आता है आपका? महाजनपद काल आ जाता है, ठीक है। महाजनपद काल में हम आएंगे वैदिक काल के बाद, ठीक है। तो महाजनपद काल में, इस काल में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता होगा कि बज्जी, वैशाली और मल्ल, कुशीनारायण जो था, ये लोकतांत्रिक उदाहरण थे, इसमें राजाओं का चुनाव होता था। तो वही उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस काल में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो मिलता है। अब देखिए 5 महाजनपदों में, देखिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का उल्लेख, देखिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख किन किन महाजनपदों में मिलता है, तो आपसे पूछ सकता है कि लोकतंत्रात्मक महाजनपद किन किन महाजनपदों में था। देखिए कुरु में मिलता है, पांचाल में, वज्जी, मल्ल और कंबोज, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी, हस्तिनापुर थी। पांचाल में आपको पता है कि उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती 2 राजधानियां थी। वज्जी की राजधानी आपको वैशाली पता है, मल्ल कंबोज की हाटक है। तो ये मतलब 5 महाजनपद थे जिसमें स्थानीय लेवल पे मतलब कि एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी जो नीचे लेवल से चलती थी, ठीक है। इसमें सीधे ऊपर राजा एक डिक्टेटर जैसा नहीं था, मतलब नीचे से राजा चुना जाता था। 5 जनपदों में कौन कौन से जनपद है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से में स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, नहीं थी। तो किस किस में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है? एक कुरु में थी, एक पांचाल में, बज्जी, मल्ल और कंबोज में, ठीक है। अब इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? जो महाजनपद काल में ये दिया हुआ है 5 महाजनपदों के बारे में, तो कहाँ साक्ष्य मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं भगवती सूत्र में, अंगुत्तर निकाय में और महावस्तु में। अब देखिए भगवती सूत्र आपको पता होगा कि ये कौन सा, ये जैनों का ग्रंथ है, ठीक है। भगवती सूत्र जैनों का ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय और महावस्तु किसका है? बौद्धों का ग्रंथ है, ठीक है, बौद्धों का, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें नीचे देख रहे होंगे कि नीचे 16 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? देखिए भगवती सूत्र में 16 महाजनपद दिए गए हैं, अंगुत्तर निकाय में भी 16 दिए हैं, और महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उदाहरण दिया गया है। अब देखते हैं और आगे देखते हैं कि अष्टाध्यायी की पाणिनि क्या कहती है। देखिए अष्टाध्यायी जो पाणिनि की है, पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी, मतलब अष्टाध्यायी एक बुक है, ठीक है, किताब है। किसकी बुक है? ये पाणिनि की है। इसमें महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो महाजनपदों की संख्या 22 बताई गई है, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे आप लोग कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 22 बताई गई है। अब देखिए अगर तमिल साहित्य में देखा जाए तो तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम जो है तमिल साहित्य है, इसमें 3 महाजनपद बनाए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? वत्स, अवंती एवं मगध, 3 महाजनपद बताए गए हैं। अब इसके आगे देखते हैं। अब महाजनपद काल में आपको बता दिया कि किन किन में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो कुरु, पांचाल, बज्जी, मल्ल और कंबोज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं मौर्य काल में स्थानीय सुशासन। तो मौर्य काल में स्थानीय सुशासन हम देखेंगे तो अब देखिए इसका उल्लेख कहां पे है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है, ठीक है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। अब इसमें हम देखते हैं नीचे से जो इसकी इकाइयां थी कि नीचे से कैसे संचालित होता था। देखिए सबसे नीचे क्या होता था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे नीचे क्या होता था? ग्राम के ऊपर संग्रहण के ऊपर विषय, आहार या जिला, उसके ऊपर मंडल, उसके ऊपर प्रांत, उसके ऊपर केंद्र, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मतलब एक क्रम हो गया कि पहले ग्राम होता था, ग्राम के ऊपर वाला संस्था संग्रहण होता था, उसके ऊपर विषय, आहार या जिला होता था, उसके ऊपर मंडल होता था, उसके ऊपर प्रांत होता था और उसके ऊपर केंद्र होता था। अब देखिए ग्राम में कौन सा अधिकारी था? ग्रामीणी था। संग्रहण में बहुत सारे अधिकारी होते थे। विषय, आहार या जिला में क्या होता था? राजूक या स्थानिक इसका अधिकारी होता था। मंडल स्तर पे प्रादेशिक होता था। और प्रांत स्तर पे कौन अधिकारी होता था? तो यहाँ पे लिखा हुआ कुमार या राष्ट्रपाल या आर्यपुत्र। मतलब प्रांत स्तर पे अधिकतर उसी को बनाया जाता था जो राजा का पुत्र होता था, उसको ही प्रांत के स्तर पे राष्ट्रपाल, कुमार या आर्यपुत्र इसीलिए बोला गया। और केंद्र में सम्राट होता था। मतलब एक क्रम था कि पहले ग्राम, उसके ऊपर संग्रहण, उसके ऊपर विषय, आहार, उसके ऊपर मंडल, उसके ऊपर प्रांत और उसके ऊपर केंद्र, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें भी संग्रहण के, देखिए संग्रहण जो है ना, संग्रहण के, देखिए संग्रहण और विषय के बीच में भी बहुत सारी संस्थाएं थी जो कि हमें नीचे लिखी हुई है। देखिए अब देखिए संग्रहण क्या कहा जाता था? देखिए संग्रहण 10 ग्रामों का समूह था। संग्रहण कितने गांव का समूह था? 10 ग्रामों का समूह था। उसके ऊपर होता था खारवटिक कितने गांव का समूह होता था? 200 ग्रामों का समूह होता था। उसके ऊपर होता था द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह। और उसके ऊपर होता था स्थानिक होता था 800 ग्रामों का समूह। तो अभी बताया ना कि स्थानिक होता था। देखिए स्थानिक और संग्रहण के बीच में 2 संस्थाएं और हैं। कौन कौन सी हैं? संग्रहण, खारवटिक, द्रोणमुख और स्थानिक, ठीक है। ये मौर्य काल में आपको बता दिए कि क्या कौन कौन सी संस्थाएं थी और कहाँ उल्लेख है, बता दिया। अब मौर्य काल के बाद हम बढ़ते हैं आगे, कहाँ पे? मौर्योत्तर काल में, ठीक है।
मौर्य काल में के बाद हम मौर्योत्तर काल में पहुंचेंगे, और मौर्योत्तर काल के बाद हम गुप्त काल में पहुंचेंगे, और इसके साथ ही हम प्राचीन भारत तक जो भी स्थानीय सुशासन की इतिहास है उसको हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अब मौर्योत्तर काल में देखा जाए तो मौर्योत्तर काल में जो भी संस्थाएं मौर्यकालीन थी वही संस्थाएं चल रही थी, जो भी ऊपर लिखा हुआ है वही एकदम सेम टू सेम मौर्योत्तर काल में भी था। अब देखिए गुप्त काल में देख लेते हैं, तो देखिए गुप्त काल में स्थानीय संस्थाओं में संस्थाएं पूर्वक थी, लेकिन कुछ कुछ का नाम बदल दिया गया था। जैसे एक ग्राम का, जैसे ग्राम में ग्रामीणी होता था ना, तो ग्रामीणी ना होकर यहाँ पे ग्रामपति हो गया। ठीक है, ठीक है, तो कुछ कुछ संस्थाएं लगभग वही थी, लेकिन उनका नाम बदल दिया गया गुप्त काल में। ठीक है, तो ये रहा स्थानीय सुशासन का जो भी इतिहास रहा, मतलब स्थानीय सुशासन का लगभग जो भी आपका पार्ट रहा, मतलब कि हम प्राचीन भारत तक स्थानीय सुशासन के इतिहास को पढ़ चुके हैं। अब इसके अगली वाली क्लास में हम मध्यकालीन और उसके आगे का जो स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास है उसको पढ़ेंगे, और एक क्लास और आएगी जिसमें स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें जो समितियां हैं, अशोक मेहता, बलवंतराव मेहता समिति और डिफरेंट प्रकार की समितियां हैं। ठीक है, ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सारे पंचायती राज का जो भी सिलेबस है उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, हम पूर्णतः खत्म करेंगे। अब देखिए, अब मेन बात हम करते हैं। देखिए, अब यहाँ से पढ़ना चाहें तो वीडियो से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि देखिए इसको हैंड रिटन लिखा गया है, इसमें मेहनत लगी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा एक टेलीग्राम आईडी है, इसको नोट करिए आप। ठीक है, टेलीग्राम आईडी आपका, हमारा एक टेलीग्राम आईडी है, वहां पे आप मैसेज करेंगे। अगर वहां पे मैसेज करेंगे आप, तो आपको वहां पे लिंक दे दिया जाएगा ग्रुप में ऐड होने के लिए, और आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो वहां पे प्राइस भी बता दिया जाएगा कि कितने रुपए का इसका आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो देखिए हमारा टेलीग्राम आईडी है, कौन सी है, @AMIRO24। ठीक है, यहां से आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स दे दिए जाएंगे, और आपको जल्द ही जिसमें पीडीएफ डाला जाएगा जिस भी प्राइवेट ग्रुप में, वहां पे आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, और ज्यादा लाइक करें। आप अपने कमेंट में ये जो टेलीग्राम आईडी है, इसका मतलब ये टेलीग्राम आईडी का नाम हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और ऊपर जो टाइटल वाला होता है उसमें टाइटल में भी डाल देंगे इसको। ठीक है, आप इससे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और वहां पे नॉमिनल सी फीस है, और हम आपको बता चुके हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, जो 65 नंबर का पंचायती राज है उसको हम सारा पढ़ाएंगे भी, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ हम मिनिमम 10 टेस्ट तो देंगे ही देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको 20 टेस्ट बीपीओ का मिल जाए पेपर से पहले। ठीक है, हम वहां पे अवेलेबल कराएंगे। तो आप ज्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का जो वीडियो होगा नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, मध्यकालीन इतिहास से हम शुरू करेंगे, साइंस शासन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।